नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक बहुत लंबे करीब 320 साल के दौर को समझने की कोशिश करेंगे, 1206 से 1526 तक। जी हाँ, ये वो समय था जिसने मध्यकालीन भारत पर बहुत गहरा असर डाला। 5 अलग-अलग राजवंशों ने इस दौरान राज किया। हाँ, और हम आज ऐतिहासिक विश्लेषणों के आधार पर देखेंगे कि इन राजवंशों, उनके शासकों, उनकी नीतियों ने कैसे समाज को बदला, कैसे एक केंद्रीय व्यवस्था बनी। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी बाहरी हुकूमत की कहानी नहीं है। ये एक नई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के बनने की, उसके विकसित होने की कहानी है। तो फिर शुरू करते हैं पहले वंश से, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, गौरी का सेनापति। हाँ, संस्थापक। उसे लाख बख्श भी कहते थे, उसकी दानशीलता के लिए। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया। लेकिन उसकी मौत तो बड़ी अजीब तरह से हुई, पोलो खेलते हुए। जी। उसके बाद इल्तुतमिश आया, जिसे सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया और उसने वो इक्ता प्रणाली शुरू की थी। हाँ, इक्ता प्रणाली, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। अधिकारियों को नकद वेतन के बजाय जमीन का इक्ता दिया जाता था। इससे प्रशासन भी फैला और राजस्व वसूली भी सुनिश्चित हुई। और वो 40 तुर्क सरदारों वाला गुट, तुर्काने चिहलगानी। हाँ, वो भी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। शुरू में तो सुल्तान के वफादार सरदारों का गुट था ये। लेकिन बाद में दिक्कत बन गया। बिल्कुल। यही गुट बाद में बहुत शक्तिशाली हो गया और सुल्तानों के लिए चुनौती बन गया। रजिया सुल्तान, जो पहली और अकेली महिला शासक थीं दिल्ली सल्तनत की, उनको इसी गुट के विरोध का सामना करना पड़ा। और आखिर में उनकी हत्या भी हो गई। सत्ता पर महिला का दावा कितना मुश्किल था उस वक्त। बहुत ज्यादा। फिर आया गयासुद्दीन बलबन। वो खुद पहले इसी चालीसा गुट का सदस्य था। अच्छा, तो उसने कैसे संभाला? बलबन ने सुल्तान के पद की गरिमा और शक्ति को फिर से स्थापित करने पर जोर दिया। उसने ईरानी दरबार की रस्में शुरू की, सिजदा और पाब्योज। हाँ, झुककर सलाम करना और सुल्तान के कदम चूमना। जी, और खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया बताया। ये सब सुल्तान की सर्वोच्चता दिखाने के तरीके थे। उसने विद्रोहियों के खिलाफ लौह और रक्त की नीति अपनाई। और चालीसा गुट का क्या किया? उसे खत्म कर दिया। साथ ही सेना को मजबूत करने के लिए एक अलग विभाग बनाया, दीवाने आरिज। तो बलबन ने एक तरह से सत्ता को काफी केंद्रीकृत कर दिया। शायद इसी वजह से खिलजी वंश के लिए रास्ता बना, अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी तो सल्तनत का सबसे महत्वाकांक्षी और शायद सबसे शक्तिशाली सुल्तान माना जाता है। उसने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना बनाई, मंगोल हमलों से बचने और साम्राज्य फैलाने के लिए। जी हाँ, और सेना में अनुशासन रखने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा, दाग, और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, चेहरा, शुरू की। सैनिकों को नगद वेतन देना भी शुरू किया। ये सब तो बड़े कदम थे, पर इतनी बड़ी सेना का खर्चा कैसे उठाया? यहीं पर उसकी वो बाजार नियंत्रण नीति आती है। बिल्कुल सही। सेना को सस्ते में जरूरी सामान मिले, इसके लिए उसने बाजार नियंत्रण लागू किया। अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, सबका दाम तय कर दिया। और नियम बड़े सख्त थे शायद। बहुत सख्त। कहा जाता है कि कम तोलने पर उतना ही मांस शरीर से काट लिया जाता था। शहनाई मंडी जैसे अधिकारी नियुक्त किए गए बाजार पर नजर रखने के लिए। तो मकसद साफ था, सेना का रखरखाव। हाँ, मुख्य मकसद यही था। इसके साथ ही उसने राजस्व सुधार भी किए, जमीन की पैमाइश करवाई, जिसे मसाहत कहते हैं। और उपज का 50% लगान, ये तो बहुत ज्यादा था। हाँ, खराज के तौर पर 50%। और घरी यानी घर कर, चरी यानी चराई कर, ये नए टैक्स भी लगाए। तो उसकी सैन्य, आर्थिक और राजस्व नीतियां आपस में जुड़ी हुई थीं। खिलजी के बाद तुगलक वंश, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम तो बहुत चर्चा में रहता है। हाँ, क्योंकि वो बहुत विद्वान था। उसकी सोच आगे की थी, पर योजनाएं बुरी तरह सफल रहीं। जैसे दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, और वो भी तब जब वहां अकाल पड़ा था। फिर राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया। अव्यवस्था फैली तो वापस दिल्ली ले आया। और वो तांबे के सिक्के, सांकेतिक मुद्रा। हाँ, सांकेतिक मुद्रा। सोचा तो अच्छा था, पर इतनी जाली सिक्के बन गए कि पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। खुरासान और कराचिल के सैन्य अभियान भी असफल रहे। तो सोच अच्छी थी, पर उसे लागू करना ठीक से नहीं हुआ। इस सारी उथल पुथल के बाद फिरोज शाह तुगलक आया। उसने कुछ स्थिरता लाने की कोशिश की होगी। हाँ, फिरोज शाह ने लोक कल्याण पर ज्यादा ध्यान दिया। नहरें बनवाई, जैसे यमुना से हिसार तक। कई नए शहर बसाए।
हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, एक दान विभाग, दीवाने खैरात भी खोला। लेकिन उसके समय में कुछ नकारात्मक चीजें भी हुईं। जी, गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगाया गया, इस बार ब्राह्मणों पर भी, और दासों की संख्या उसके समय में बहुत बढ़ गई। और फिर तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। हाँ, तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया, भारी लूटपाट की, इससे तुगलक वंश लगभग ही खत्म हो गया। इसके बाद तो सल्तनत का पतन तेज हो गया। सैयद वंश आया, जो काफी कमजोर था। जी, खिज़र खान ने स्थापित किया था तैमूर के गवर्नर के तौर पे। ये वंश ज्यादा समय तक नहीं चला। और फिर लोधी वंश, पहले अफगान शासक। हाँ, बहलोल लोधी संस्थापक था, उसका बेटा सिकंदर लोधी इस वंश का सबसे काबिल शासक माना जाता है। उसने प्रशासन सुधारा, साम्राज्य बढ़ाया और 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। आगरा, हाँ। हालांकि कुछ स्रोत बताते हैं कि वो धार्मिक रूप से काफी असहिष्णु था। और आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अपने अफगान सरदारों के बीच ही अलोकप्रिय हो गया। उसके कठोर रवैये से आंतरिक कलह बढ़ गई। और इसी का फायदा उठाया बाबर ने। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। बिल्कुल, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर जीत गया। उसकी जीत में उसकी युद्ध नीति, तुलुगमा और तोप खाने का बहुत बड़ा हाथ था। और यहीं दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। जी, अगर हम पूरे सल्तनत काल के प्रशासन को देखें तो वो भारतीय और फारसी अरबी व्यवस्थाओं का एक मिश्रण था। इक्ता प्रणाली, नए विभाग जैसे दीवाने आरिज, ये सब उसी दौर के देन हैं। राजस्व के स्रोत भी कई थे। हाँ, भू राजस्व मुख्य था, खराज या उश्र, फिर युद्ध की लूट का हिस्सा खम्स, ज़कात और जजिया भी थे। समाज में धर्म और वर्ग के आधार पर विभाजन था और दास प्रथा काफी फैली हुई थी। तो कुल मिलाकर ये 320 साल का सफर था। स्थापना, विस्तार, सुधार, असफलताएं, आंतरिक संघर्ष और आखिर में मुगलों द्वारा अंत। हाँ, और इस पूरे दौर में संस्कृतियों और प्रशासन के तरीकों का एक गहरा मिश्रण हुआ। यहीं पर एक सवाल सोचने लायक है कि सल्तनत काल में जो ये भारतीय और बाहरी प्रशासनिक और सांस्कृतिक तत्व आपस में मिले, इस लंबे मेलजोल ने आने वाली सदियों में, यहाँ तक कि मुगलों के बाद भी, भारतीय पहचान और शासन की जो हमारी समझ है, उसे किस तरह प्रभावित किया होगा।